तो बच्चों क्या था, हम कल ये पढ़ रहे थे, लेकिन कल क्या हो गया, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। ग्लिच क्या आया, जो iOS 26 है ना भाई, अगर आपके घर में आईफोन किसी के पास होगा या आपके पास अगर आईफोन होगा तो उसमें देखना iOS 26 जब से ये अपडेट आया है, इतना ग्लिची अपडेट है। तो क्या किया था, मैंने वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर लिया, मैं आईफोन में ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, उसकी वॉइस पता नहीं कहाँ चली गई, वॉइस आ ही नहीं रही थी वीडियो में। तो अब मैंने कल देखा इस चीज को, तो दोबारा रिकॉर्ड करने का टाइम मिल नहीं पाया, अब जाके आज जाके टाइम मिला। लेकिन आपको इससे क्या लेना देना, आपको तो सेम डे वीडियो डिलीवर हो रहा है, मतलब एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल रही है मिला जुला करके। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या था, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ हमें निकालनी थी। अच्छा, फोकल लेंथ का बचपन में एक फॉर्मूला आप पढ़ते आते थे, R/2। क्या ये फॉर्मूला आपने कभी देखा, सुना या किसी ने मुझे सुना है? अगर आपने 10th में पढ़ाई की होगी, फिजिक्स पढ़ा होगा, रे ऑप्टिक्स आपका रहा होगा, आईसीएससी में भी रे ऑप्टिक्स है, सीबीएसई में भी है एंड यूपी बोर्ड में भी है, या किसी भी स्टेट बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, सब में ये चीज है, ठीक है। तो फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, ये आपने पढ़ रखा है। लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। ये ट्रू कब होता है, 90% टाइम ट्रू होता है। हमारे फिजिक्स में जितना हम पढ़ेंगे उसमें तो हमेशा ट्रू ही रहेगा। कैसे ट्रू होगा ये बस खाली ट्रू तब होता है जब आपके पास जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है या जो भी मिरर है, वो मिरर का अपर्चर क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। और मैं ये लेक्चर जब से शुरू हुआ है, मुझे लगता है 5-6 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ कि हमारे सिलेबस में वही मिरर्स हैं जिनका अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा हो। जब अपर्चर छोटा होगा तब जाके ये फॉर्मूला आपका वैलिड होगा। अब इसी का हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं और रियल फॉर्मूला भी निकालेंगे, जो हर जगह वैलिड होता है वो फॉर्मूला भी निकालेंगे, और इस फॉर्मूले को हम डेराइव करके आज खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम बना लेंगे अपना रे डायग्राम, बनाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा अच्छा बनाएंगे बच्चों, थोड़ा सुंदर सुंदर सा। मैंने क्या बनाया, कॉनकेव। कॉन्वेक्स से भी इसको प्रूफ किया जा सकता है, ये गलत फहमी मत रहिएगा कि बस खाली सर अगर कॉन्वेक्टिव से कर रहे तो कॉनकेव से भी हो सकता है, कॉन्वेक्स से भी हो सकता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में इसी से दिया तो मैं इसी से करूंगा प्रूफ। जाहिर सी बात है, हम एनसीईआरटी के ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं। आप खुद करके ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर चाहते हो मैं प्रूफ करके दिखाऊं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आपकी डिमांड भी देखी जाएगी, पूरी की जाएगी। अब क्या क्या होता है आपको सब कुछ पता है, ठीक है। एक मिरर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आपको सब कुछ पता है, आपने पढ़ा है अभी जस्ट। क्या क्या होता है बच्चों, बोलो। ये होता है सर पोल। पोल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। यहाँ होता है कहीं फोकस, और यहाँ पे कहीं क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या होता है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्या इतनी सारी की सारी बातें आपके दिमाग में घुस रही है? जाहिर सी बातें घुस रही होंगी। तो आपने क्या किया, एक रे को लेकर के आए, एक रे ऑफ लाइट आप उठा करके लेके आए, ठीक है। ये भी येलो कलर की लाया जाए, ठीक है, येलो कलर की लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट लेकर के आए जो कि प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल थी। अब प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल थी, अभी क्या करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, नॉर्मल कैसे बनती है आपको पता है? अगर कोई भी कर्व मिरर हो तो उसकी नॉर्मल कैसे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती है नॉर्मल। अरे नहीं गई तो इसको भेज देंगे अभी, ठीक है। मेरे पास तो एडवांटेज है, मैं इसको मिटा के सेंटर ऑफ कर्वेचर को आगे कर दूंगा यार, ठीक है। कहाँ से जाता है नॉर्मल, अगर हमें ड्रॉ करना है तो कहाँ से गुजारना पड़ेगा? अगर देखो नॉर्मल क्या होता है, प्लेन मिरर पे करना है तो परपेंडिकुलर बना, लेकिन अगर हमें क्या करना है, स्फेरिकल मिरर पे करना है तो उसका नॉर्मल एक ऐसी लाइन बनाओ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, उसी को नॉर्मल बोलते हैं। अब नॉर्मल से जब गई है तो क्या होता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे इंसिडेंट होते हैं तो वो फोकस से होकर जाते हैं। जाहिर सी बात है, ये सब आपने पढ़ रखा है, अभी थोड़ी देर पहले ये सारी चीजें पढ़ी है। क्या इतनी बातें सबको दिख रही है, समझ में आ रही है? इतनी बातें तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिएगा इसमें क्या क्या चीज है। ये वाला डिस्टेंस पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस ही फोकल लेंथ होता है, और ये डिस्टेंस पोल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और ये एंगल अगर थीटा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ और ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा होगा। मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को मैं इंसिडेंट करा रहा हूँ तभी वो फोकस से जाएगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन है, दो लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल z की तरह बना है। z मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लास 8th 9th का बेसिक। क्लियर है चीज? अब ये दो जब एंगल, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होते हैं, उनके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी आपस में क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या इतना ट्राइंगल, इतना ट्रिग्नोमेट्री आपकी समझ में आ रहा है? पहले क्या होगा, ये एंगल इसके बराबर हो गया, फिर जब ये ट्राइंगल की बात करूं, ये छोटे से ट्राइंगल के, इसको एम नाम दे देते हैं, CMF की अगर मैं बात करूं, CMF नथिंग का सब ब्रांड है, ठीक है। टेक्निकल बातें आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरा एक टेक चैनल भी है, मैं टेक यूट्यूबर भी रह चुका हूँ। बाकी किसी दिन आपको फुर्सत से बताऊंगा, उसकी लिंक भी दूंगा। बाकी क्या है ये CMF,
क्या है बच्चों, ये CMF ट्राइंगल जो बन रहा है इसकी दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है तो ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, हिंदी में बड़ा खतरनाक सा नाम है हिंदी में, बाकी आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। अब आइसोस्केलेस ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी है, अगर दो इक्वल साइड्स के बीच से हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या समझे, अगर हमारे पास आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो उसकी जो दो इक्वल साइड है उसके अपोजिट वाली साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो ठीक है, हम परपेंडिकुलर भी बनाएंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाया, सारी चीजें बढ़िया से होंगी, बाकी कोई भी शॉर्टकट नहीं मारेंगे हम। ये क्या बना दिया मैंने, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो ये वाली लाइन को हाफ हाफ डिवाइड करेगा, हाफ हाफ डिवाइड करेगा। अच्छा, ये पूरी लाइन कितनी है, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस होती है। अरे सर ये तो रेडियस है, तो रेडियस का आधा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, अरे r/2, ये तो बन गया, ये क्या बन गया, r/2। और इतने पार्ट को अभी हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अरे ये f + x = r, कोई दिक्कत, f और x को मिला करके क्या बना है, r बना है, यहाँ पे लिख भी देते हैं f + x = r, या फिर x = r - f, कोई दिक्कत किसी को। अरे मैंने इतने पार्ट को x मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब देखो एक ट्राइंगल हमारे पास मिला है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला, क्या मिला, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला। इसका ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपो होता है। अरे 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपो होता है। और ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और एंगल के नीचे वाला बेस होता है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को अगर मैं दोबारा बनाऊं, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट करूंगा इस ट्राइंगल को, बढ़िया से राइट एंगल ट्राइंगल हाँ मिल गया। अगर मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट करूं तो कुछ ऐसा बनेगा ट्राइंगल, और इसमें मैं लिख देता हूँ सारी चीजें। थीटा यहाँ पर है, थीटा, जहां थीटा है वहां पे सी है, जहां 90 डिग्री है इसको एन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वहां पर क्या है 90 डिग्री, वहां एन है, और 90 डिग्री जहां पर नहीं है वो एफ है। क्या इतनी बातें आपको दिख रही हैं, इतनी बातें आपको विजुअल हो रहा है, चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, विजुअलाइज, सॉरी। ये सी एन क्या है, r/2 है, सी एन क्या है बच्चों, r/2 है। और ये हाइपो 90 डिग्री के सामने वाला सी एफ क्या है, x के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे cos थीटा लगाऊं, प्रूव करने के लिए करना पड़ता है, cos थीटा = क्या हो जाएगा, cos थीटा = क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। अच्छा, इसका बेस क्या है, r/2, और हाइपो क्या है बच्चों, x है, या इसको बोल सकते हैं cos थीटा = r/2x। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 2x = r/cos थीटा, और यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x = क्या हो जाता है, r/2 cos थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आई, x गलती से लिख दिया, cos थीटा। क्या ये आपको x की वैल्यू समझ में आई, मैंने कैसे निकाला, ये मैंने x की वैल्यू कैसे निकाला, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अरे बस सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया, कौन सा रेशियो लगाया, cos थीटा लगाया। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। अरे बेस अपॉन हाइपो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अरे और भी चीजें होती हैं याद करने की ट्रिक, जो भी आपको याद है, बेस अपॉन हाइपो होता है, बेस अपॉन हाइपो लगाया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी तो x की वैल्यू क्या होती है, r - f के बराबर होती है। तो x की जगह पे मैंने क्या लिखा, x की वैल्यू निकाली थी तो इसको क्या लिख सकता हूँ, r - f = जो भी हमारी वैल्यू आई है, r/2 cos थीटा। अच्छा, r/2 cos थीटा, अब मुझे f की वैल्यू निकालनी है ना, तो इन सबको इधर ले आओ, f को उधर भेज दो, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, f को उधर भेजा, और ये r/2 cos को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, sec थीटा। क्या बन जाएगा, sec थीटा। तो ये रियल जो फॉर्मूला है, जो रियल लाइफ में फोकल लेंथ और इसके बीच में रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, वो ये है। क्या है बच्चों, वो ये रिलेशन है, sec है, ठीक है, sec। क्या ये बात समझ में आ रही है, रियल रिलेशन ये है। अरे कैसे ले गया वो मत पूछना, f उधर चला गया, इसको इधर ले आया, और बाकी मैंने इधर उधर उल्टा पुल्टा करके लिख दिया। तो रियल तो ये है, फोकल लेंथ का जो रियल फॉर्मूला है वो ये है। लेकिन हमारे जो बुक है उसमें क्या है, एपर्चर बहुत छोटा है। इसका एपर्चर बहुत छोटा हुआ तो एंगल भी क्या हो जाएगा, एपर्चर छोटा रहेगा। इमेजिन करो तो ये एंगल्स भी सबके सब क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे होते जाएंगे। और जब भी एंगल छोटा होता है, अरे जब भी एंगल छोटा होता है, इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जो cos थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, cos थीटा होता है 1 के बराबर। और cos थीटा को 1/sec थीटा बोलते हैं, तो 1/sec थीटा भी क्या होता है, 1 के बराबर। तो sec थीटा भी किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। जैसे cos थीटा 1 के बराबर होता है, वैसे अगर एंगल बहुत छोटा है तो sec थीटा भी 1 के बराबर होगा। तो फोकस का जो हम फॉर्मूला बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, r - r/2, विच इज r में से r/2 घटाओगे कितना आ जाएगा, r/2। तो हमारे पास फोकस का जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन के आएगा, क्या बन के आएगा, r/2 के बराबर बन करके आएगा।
ये हमारा हो गया मेन फॉर्मूला जो हम लोग आज तक बचपन से पढ़ते हुए आए थे। और रियल फॉर्मूला क्या है, रियल हीरो कौन सा है, ये यहीं से आया है वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर अपर्चर बड़ा हो जाए तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये। बाकी आप हायर क्लासेस में जाकर के ये फॉर्मूला भी यूज करोगे। ठीक है, बाकी इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए और बता दीजिए हाँ सर चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो इक्वेशन, मिरर की इक्वेशन। ठीक है, देख लो एक बार रिकॉर्डिंग चल रही है या फिर नहीं, वरना मेरा पोपट हो जाएगा पहले की तरह। ठीक है, अब मिरर इक्वेशन की बात करते हैं। मिरर इक्वेशन या फिर कुछ लोग इसी को मिरर फॉर्मूला बोलते हैं यार। कुछ लोग क्या बोलते हैं इसी को, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या बोलते हैं बच्चों, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इसके आगे भी कुछ चीजें हैं। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन है जो कि हम अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्या होता है मिरर इक्वेशन या फिर मिरर फॉर्मूला। अब देखो मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या हुआ है, वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। होता है कि नहीं ये फॉर्मूला। अब सर ये मत बोलिए कि ये भी आपने गलत पढ़ा है बचपन से, नहीं यार, हर एक चीज़ गलत नहीं पढ़ाई गई है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बस हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको डेराइव करने वाले हैं। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, क्या करने वाले हैं बच्चों, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। अब देखिए इस मतलब टॉपिक में, अब देखो क्या है, एक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स है, अगेन आप इसको कॉन्वेक्स से भी प्रूफ कर सकते हो। मैं कराता भी था प्रूफ, लेकिन ये एनसीईआरटी में है नहीं तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नीट में तो डेरिवेशन आता नहीं है और बोर्ड एग्जाम में भी जब डेरिवेशन आएगा तो आप कोई भी तरीके से डेराइव कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर है पोल, यहाँ पर है कहीं फोकस, यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अगर फोकस ना भी बनाए तो भी क्या होगा हमारा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल आपने बना लिया है, फोकस बना ही दो यार, जब बन ही रहा है तो बना दो। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब बाकी देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, इस ओ पॉइंट पे क्या रखा है बच्चों, कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। अब एक रे को ऑब्जेक्ट की, अच्छा इमेज फॉर्मेशन के मैंने रूल अभी नहीं पढ़ाए हैं, बाकी समझ लो। अगर इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या है, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो वो वापस से उसी मीडियम में चली जाती है। रूल अभी पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। क्या हुआ, ये रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, तो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो इंसिडेंट रे भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। अरे कलर आपको थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है चेंज, टेक्नोलॉजी। ठीक है, हो गया चेंज। ठीक है, एक रे तो हमने ये बना दी। अब अगली रे देखो, अगली रो के भी भेज देते हैं ऊपर, ये भी ग्रीन कलर में ही रहेगी। जब ये ग्रीन है तो क्या गई, यहाँ पर गई। अरे यार क्या कर रहे हो तुम भाई, बीच में क्यों आ जाते हो। ठीक है, देखो हमने एक वादा किया था कि जो भी बनाएंगे अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, कायदे से तो बना नहीं है तो उसको कायदे से करेंगे अभी। अरे हट जा भाई तू। ठीक है, अब कायदे से बनाएंगे। क्या है, इंसिडेंट रे हमारी किस कलर से बनाया जाए, ग्रीन कलर से। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे ओ से निकली, ओ से निकली। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है तो वापस से उसी मीडियम में लौट जाएगी। ठीक है, वापस से क्या होगा बच्चों, उसी मीडियम में लौट जाएगी, जहाँ से गई वहीं से वापस लौट गई। ठीक है, वहीं से वापस लौट आई। मैंने दोनों चीज़ें दिखा दी आपको। अब क्या होगा, एक रे को और उठा, जिसको ऊपर भेजो कहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है। अब ये क्या होगी, ये रे फॉलो करेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होता है, यहाँ नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल कहाँ से होकर जानी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जानी चाहिए। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जानी लगेगी। ठीक है, कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब जिस एंगल से आपको रे गई है उसी एंगल से रे क्या होगी, वापस भी आ जाएगी। जिस एंगल से आपकी रे गई है उसी एंगल से रे वापस भी आ जाएगी। अब यहाँ पे फोकस का कुछ काम नहीं है एज सच। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तब तो फोकस से आती जाती, एज सच फोकस का कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं फोकस को मिटा ही दूंगा कि ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ लगभग एंगल बराबर हो गए। ठीक है, फोकस का कुछ काम नहीं है। तो जहाँ पे दोनों रेज मिलेंगी, जहाँ पे बच्चों दोनों रेज मिलती हैं वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे दो रेज मिलती हैं वहीं पे क्या होता है बच्चों, इमेज का फॉर्मेशन। अब इसको कुछ लेवलिंग करेंगे, कुछ नाम लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे, एक रे गई ऊपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए नीचे आ गई। ठीक है, अब देखिए ये एंगल क्या है, थीटा है, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए ये जो डिस्टेंस होता है, इमेज जहाँ पे बन रही है वो डिस्टेंस पोल से क्या होता है, वो डिस्टेंस पोल से सर होता है v, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। और ये पूरा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये वाला पार्ट क्या होता है, जो जहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है उसको u बोलते हैं। अच्छा ये p जो है, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे,
क्योंकि क्योंकि हमने क्या देखा है, ये बहुत ज्यादा, इसका एपर्चर बहुत ज्यादा छोटा है, इसका एपर्चर बहुत ज्यादा छोटा है। तो मतलब यहाँ पे अगर एक पी डैश पॉइंट मान लूँ मैं, थोड़ी देर के लिए क्या करूँ, सपोज कर लूँ यहाँ पे कोई पी डैश पॉइंट है, थोड़ा फील लेंगे पूरा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं ये मान लूँ परपेंडिकुलर मुझे बनाना था ना, इस डिस्टेंस को पी डैश मान लूँ, तो हम ये मानते हैं जो पी है ना वो पी डैश के ऊपर ही है। क्या मानते हैं, कुछ एजम्पशन है, पी को पी डैश के ऊपर ही मानते हैं। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? अब देखिए कैसे करते हैं। अब ये डिस्टेंस को थोड़ा सा पी से जो हमने माना है, ठीक है ठीक है, कोई पी और पी डैश क्या है, आपस में एक के ऊपर एक है। तो अब देखिएगा यहाँ, अब इस एंगल को जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसको अल्फा मान लेते हैं, जहाँ इमेज बन रही है उसको बीटा मान लेते हैं, जो इमेज वाला है उसको क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं। किसी को भी अल्फा बीटा गामा आप लोग मान सकते हो, कोई इसमें अलग बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से क्या निकालना चाहूँ, देखो दो इंटीरियर एंगल का सम नॉन करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो मैं अगर निकालना चाहूँ, देखो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा। पहली इक्वेशन ये बन गई। ये वाले ट्राइंगल में मैंने देखा, ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, एम कुछ कर देते हैं, तो क्या नाम रख दूं मैं इसका, ओ एम सी, इन ट्राइंगल ओ एम सी। ओ एम सी की बात करें ये हो जाएगा गामा। अब देखिएगा, अब इस वाले ट्राइंगल में बात कर लेते हैं, ये वाले ट्राइंगल में यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरे ट्राइंगल में बात करते हैं, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, एन नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एम एन सी, अब बात करते हैं इन ट्राइंगल एम एन सी। एम एन सी में अगर हम बात करें तो इन दोनों का सम, मतलब गामा प्लस थीटा का जो सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं थीटा की अगर वैल्यू निकालूँ तो बीटा माइनस गामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा हो जाएगा, बीटा प्लस गामा, हाँ ठीक है, बीटा माइनस गामा हो जाएगा। अच्छा ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी बच्चों, 2 बन जाएगी। अब ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वेशन 1 और 2 आपको देख के पता चल रहा है क्या दोनों आपस में इक्वल है। अगर दोनों आपस में इक्वल है तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो चीजें क्या होंगी, कट जाएंगे अभी। अरे हाँ, थोड़ा सा मुझे क्रॉप करना पड़ेगा ताकि मैं छोटा बड़ा कर सकूँ इस चीज़ों को। छोटा 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 हो जा भाई। अब एक ही पेज पे अगर डेरिवेशन आता है ना तो ज़्यादा अच्छा फील होता है, ठीक है, देखने वालों को भी अच्छा लगता है, और मैं कर रहा हूँ डेरिवेशन, मुझे भी अच्छा लगेगा। अब इसको क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। बाकी अब इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ, छोटा 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 छोटा, पूरे को ही छोटा कर देते हैं, चलो पूरे को ही छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर मैं इसको छोटा कर दूँ, अरे शिट, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने छोटा कर दिया, यहाँ साइड में कर दिया। अब समझ में तो आ गया होगा आप लोगों के। अगर इक्वेशन 1 और 2 से देखा जाए, अगर इक्वेशन 1 और 2 से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। अब गामा को उधर भेज दो, अल्फा के लिए इधर ले आओ, तो 2 गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, 2 गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आएंगी? माइक क्यों बंद हो रहा है, तो फील आया होगा, ये थोड़ा माइक में कुछ दिक्कत आ गई थी। बाकी देखो फील आया होगा थोड़ा थोड़ा आप लोगों को, ठीक। अब इतनी चीजें क्या समझ में आ गई है, हमें एक इक्वेशन आराम से मिल गई है, ठीक है, अच्छी खासी इक्वेशन मिल गई है। अब देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर एंगल बहुत ज्यादा छोटा होता है, अगर एंगल बहुत छोटा है तो क्या होता है, 10, अगर अल्फा बहुत छोटा है तो 10 अल्फा क्या होगा, अल्फा के बराबर होगा। अब बीटा भी बहुत छोटा है, पैरा एक्सियल रेज है, अपर्चर बहुत छोटा है तो सारे एंगल छोटे छोटे होंगे। और बीटा भी क्या है, बहुत बहुत छोटा है, अगर बीटा भी बहुत छोटा है तो 10 बीटा क्या होगा, बीटा के बराबर होगा। और अगर मैं बात करूं गामा की, गामा भी क्या है, गामा भी क्या है, बहुत बहुत छोटा है, तो गामा बहुत छोटा है तो 10 गामा इज इक्वल टू बराबर होगा किसके, गामा के। तो अल्फा बीटा गामा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 10 गामा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। क्या ये चीजें मैं लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इतना लिखने में। अब देखिए यहाँ से 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा की वैल्यूज निकाल लो। 10 अल्फा अल्फा, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर ही तो होगा, लाइन सीधी मानी थी, इसको एच मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस पूरा का पूरा यू है, परपेंडिकुलर क्या है, ऊपर वाला है। अरे मैं अगर अल्फा की बात करूं, अल्फा की बात करूं तो क्या हो जाएगा, यू अपॉन एच अपॉन, अरे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, देखो इतनी चीज नहीं याद है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एच है, बेस क्या है, यू है, तो 10 अल्फा की वैल्यू जो है
यहीं पे लिख लेते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन यू। और बात करूंगा टेन गामा की, टेन गामा की बात की जाए तो, अगर टेन गामा की बात की जाए, ये गामा वाला पार्ट है, तो ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन कितनी है, ये आर के बराबर है, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन आर। और अगर टेन बीटा की बात की जाए तो, अगर टेन बीटा की बात की जाए तो, टेन बीटा ये वाला पार्ट कितना है, वी है, ये क्या है, एच है, तो एच अपॉन वी। अब यहाँ पे सारी चीजें पुट कर देते हैं, टेन बीटा की जगह क्या हो जाएगा, एच अपॉन वी, यहाँ पे सारी चीजें पुट करते हैं, ये क्या है, टू एच अपॉन आर, ये क्या है, एच अपॉन यू, और ये क्या है, एच अपॉन वी। अच्छा, सबका सब एच कट जाएगा कॉमन लेकर के, तो यहाँ क्या बचेगा, टू अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। अच्छा, इस टू को नीचे भेज दे, तो वन अपॉन आर बाई टू इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। अच्छा, आर बाई टू ही तो फोकस होता था सर, वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, ये आ गया हमारा मिरर फॉर्मूला। तो आज की वीडियो का ये लास्ट डेरिवेशन था, बाकी हम लोग के पास बहुत कुछ था पढ़ाने के लिए, लेकिन टाइम कम है और वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।